Once again, welcome back, my dear student of Standard Ninth, and today we will continue with our chapter number 4, National Movement in India, and this is part 2. In part 1, we already covered the three major question answers, okay? And today, in this part, we are going to cover some 4 short notes, some 5 small question answers, and there are few MCQ also. So it will going to be the big session and but very knowledgeable. So be with me and let us start the chapter with question number 2. Write the short note, and our first short note is revolutionary movements in foreign countries. So यहाँ पर हमको रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कवर करनी है एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द फॉरेन पॉइंट ऑफ व्यूज. सो let us start. India's struggle for freedom received a support from Indians living outside India. When we talking about foreign countries का मतलब होता है जो देश से बाहर से जो देश के लिए एक्टिविटी की जा रही है. मतलब कुछ क्रांतिकारी ऐसे हैं जो हमारे देश में नहीं, जो हमारे देश जो दूसरे देशों में रहते हैं, पर वो काम किसके लिए कर रहे हैं? इंडियन लोगों के लिए कर रहे हैं. इंडिया की फ्रीडम के लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं. तो पहले तो उन सभी लोगों को हमको जानना है कि ये है कौन. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट सिर्फ उनके नामों से भरा हुआ है. सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ समझाने वाली बात है. श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, ऊधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, चंपक रमन पिल्ले, डॉक्टर माथुर सिंह, खुदाबख्श एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. ओके, सो जितने भी ये मैंने लोगों के नाम लिए, दिस ऑल पीपल्स आर इन्वॉल्व इन द revolutionary activity in the foreign countries. Now moving towards the point number 2, Veer Savarkar secretly supplied the arms and ammunition to the Indian revolutionaries. So Veer Savarkar, what they do, they are sending weapons, जैसे कि गन हो गई, तो ये हमारे इंडियन रिवोल्यूशनरीज को देते थे और वो भी मतलब चीज़ों में छुपा के बेचते थे. पॉइंट नंबर 3, मदन लाल ढींगरा एसेसिनेटेड विलियम विली. ओके, सो ये लंदन की इवेंट है एंड इन्होंने उनको वहाँ पे डेथ कर दिया. रीजंस क्या था? वेल, वो तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है इन्फॉर्मेशन, बट आपको ये सिर्फ इतनी डिटेल याद रखनी है. पॉइंट नंबर 4 में बढ़ते हैं. इन द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग लेटर नेम्ड गदर पार्टी वॉज फाउंड बाय लाला हरदयाल इन अमेरिका. सो अगर हम लोग पहला कंट्री देखें तो वो था अमेरिका, जहाँ पर हमारे लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया. इसके बाद चंपक रमन पिल्ले, पॉइंट नंबर 5 आई एम रीडिंग. चंपक रमन पिल्ले formed the revolutionary voluntary organization in Germany. He had planned to launch the invasion of India. So जर्मनी से चंपक रमन पिल्ले ऑपरेट कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज़, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को, एंड इन्होंने एक प्लान किया कि हम लोग इंडिया को इन्वेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जर्मनी. मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट नंबर 6, मैडम कामा अनफोल्ड द इंडियन फ्लैग at International Socialist Conference at Stuttgart, Germany in 1907. सो यहाँ पर जर्मनी के जो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टुटगार्ट में, वहाँ पर मैडम भिखाजी कामा ने इंडिया का एक नेशनल फ्लैग दिखाया था जो आज से फ्लैग से बहुत ही अलग था, जिसमें मून थे, स्टार थे और एक लोटस भी थे. रेड, येलो, ग्रीन ये उसका कलर था. अब फ्लैग्स ऑफ इंडिया अगर सर्च करोगे गूगल पे आपको मिल जाएगा ईजिली. Now, point number 7, Raja Mahendra Pratap had formed an Indian government in exile in Kabul, Afghanistan. So, काबुल से कौन ऑपरेट कर रहे थे? वेल, वो थे राजा महेंद्र प्रताप. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, revolutionary activities in Myanmar and Singapore were guided by the Sohanlal Pathak and Bhai Parmanand respectively. So Sohanlal Pathak and Bhai Parmanand, they are operating from the Singapore. So friends, these are the revolutionaries जो आपको याद रखने हैं. एक तो आप भूल जाओगे तो इट्स ओके, बट मेजरली आपको एटलीस्ट 7-8 पॉइंट्स तो लिखने ही है. सो आगे बढ़ते हैं. रॉयल एक्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. The British government formed the Royal Act under the chairmanship of the Ministry of Law 1919. तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो रोलेट नाम के इंसान थे उन्होंने ये एक्ट बनाया था और ये 1919 में बना था. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी सिंपल.
Moving toward the second point, this act was formed with the purpose of suppressing revolutionaries and nationalists. इंडिया में जितने भी रिवोल्यूशनरी थे, जितने भी नेशनल मूवमेंट कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे, उनको ख़त्म करने के लिए इसे लॉन्च किया गया. This act came to be known as a Black Act because it means to suppress the individual freedom and freedom of speech. इसे काला कानून कहा गया, ब्लैक एक्ट कहा गया, क्योंकि ये कॉमन इंसान से उसकी इंडिविजुअल फ्रीडम और फ्रीडम टू स्पीच का राइट वायलेट कर रहा था. ओके. Point number 3. According to this act, any suspicious person could be arrested and jailed without conducting any trial against. That is why Gandhiji called it Black Act and Motilal Nehru considered it as a snatching away of argument, appeal and advocacy. तो ये एक्ट जो था, ये मतलब किसी भी इंसान को सिर्फ शक की बुनियाद पर ही आप पकड़ के उसे जेल में डाल सकते हो और उसके पे कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, मतलब अदालती कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी और उसको सीधा सज़ा हो जाएगी. तो इस कानून का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो सकता था. एंड मोतीलाल नेहरू तो ऐसा कह रहे थे कि ये लोगों से उनकी आर्ग्यूमेंट करने का, उनकी अपील करने का राइट उनसे छीन रहा है. तो ये कानून कहीं से भी एक प्रॉपर कानून हो ही नहीं सकता. पॉइंट नंबर 4. The British government gained an immense power under this act to suppress any kind of opposition. चाहे कोई भी, अगर मान लो कोई इंसान अगर पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो भी गवर्नमेंट उसको पकड़ के रॉयल एक्ट में डाल सकती है, जो बहुत ही सही चीज़ नहीं है, गलत बात है. पॉइंट नंबर 5. So the leaders of the people at large express their opposition. So इसलिए बहुत सारे लोगों ने, एंड इवन बड़े बड़े लीडर्सों ने भी इसका विरोध किया. पॉइंट नंबर 6. मीटिंग, रैलीज, शोज एंड स्ट्राइक्स वेर ऑर्गेनाइज एंड एजिटेशन बिकम सीवियर. तो बहुत सारी मीटिंग कंडक्ट की गई, बहुत सारी रैलीज हुई ताकि इस खराब कानून का विरोध किया जा सके. ओके. पॉइंट नंबर 7. द गवर्नमेंट वेमेंटली ट्राई टू सप्रेस ऑल अपोजिशन. और गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो किसी भी तरह के जो उनके खिलाफ आंदोलन होता है उसे वो कुचल सके, ख़त्म कर सके. फ्रेंड्स, इन दिस चैप्टर द जलियांवाला बाग शॉर्ट नोट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड एग्ज़ाम में अगर 3 एग्ज़ाम होती हैं तो एक बार तो ये पूछा ही जाएगा. ओके. सो इसके आने के चांसेस 33% है, मतलब ये आ ही सकता है, आप ऐसा मान के चलो. ठीक है. जलियांवाला बाग बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है इंडियन हिस्ट्री की. सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1. I'm guessing where is point number 2. After point number 1 से point number 3 आ रहा है. Anyhow, it might be mistake from my side. So अगर 2 नंबर मैंने skip किया, that means there are only 9 points. Point number 1. When popular leaders like Dr. Satyapal and Dr. Khichlu were arrested in the Amritsar, Punjab, a public gathering was organized in the Jallianwala Bagh in Amritsar on the day of the Baisakhi to oppose the arrest. देखिए, पंजाब के दो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, डॉक्टर खिचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल. इनको जब अरेस्ट किया गया रॉयल एक्ट के तहत, तो इस चीज़ का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक पब्लिक गैदरिंग होती है बैसाखी के दिन, 13 अप्रैल 1919. ओके. फिर क्या होता है, ऑफकोर्स मैं इसे पॉइंट नंबर 3 बोलूँगा, लेकिन आपको उसको पॉइंट नंबर 2 ही समझना है. जनरल ऑर्डिनल डायर रीच देयर विद हिज ट्रूप and without any warning opened the fire on innocent people from the machine gun. तभी ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर अपने कुछ ट्रूप्स को लेके आते हैं और वो इनोसेंट लोगों पे फायरिंग शुरू कर देते हैं. पुलिस वालों का रूल होता है कि पहले उनको वार्निंग देनी होती है, फिर हवा में फायरिंग करनी होती है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेट अवे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी. पॉइंट नंबर 4. There were high walls on 4 sides of the bagh. In the middle was an unused well, and the only way out being narrow. The number of the people lost their lives in the fighting. चारों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी, जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो भी ब्रिटिशर्स वहाँ पे बैठे थे. तो जब फायरिंग हुई तो बहुत सारे लोगों की जान गई उसमें. अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट, 379 people died and 1200 injured. तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट की माने तो 379 लोगों की डेथ हुई, जो बहुत सैड है,
एंड 1200 इंजर्ड हुए थे। पॉइंट नंबर 6, एज पर द कमिटी अपॉइंटेड टू बाय द कांग्रेस थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर डाइड इन फायरिंग। लेकिन जब कांग्रेस ने खुद की अपनी प्राइवेट जांच करवाई ना, अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करवाई, सो अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर डाइड। एंड नंबर 7, हंटर कमीशन इन्वेस्टिगेट द केस on behalf of the British government, defended General Dyer. The commission forgave the Dyer, considering it as an innocent mistake that happened unknowingly. जब गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जब बहुत प्रेशर हुआ तो उन्होंने एक हंटर कमीशन बनाया जो मतलब इस पूरा जलियांवाला बाग इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगा। एंड थे तो वो सारे ब्रिटिशर्स ही। उन्होंने पता है अपना क्या आउटकम दिया कि उस कमीशन ने मतलब जनरल डायर को माफ़ कर दिया, कहा कि बच्चा है, गलती हो जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी गलती थी। एनी हाउ, ऑन द अदर डे व्हेन डायर रिटर्न टू द इंग्लैंड, ही वॉज ऑनर्ड विद द स्वॉर्ड एंड 2000 पाउंड। इंडियन गॉट अ टेरिबल शॉक विद दिस। और जब उनको ठीक है जॉब से निकाला भी गया, और जब ये जॉब से वापस जब ये इंग्लैंड वापस जा रहे थे तो इंग्लैंड में उनका बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया। उनको एक तलवार दी गई, है ना, और 2000 रुपीज़ डॉलर इनाम दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज़ को करके उनको कोई शर्मिंदगी नहीं थी, ऊपर से बेसन मुँह की तरह ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। तो इससे इंडियन लोगों को बहुत ही एक गुस्सा आ गया उनके अंदर। पॉइंट नंबर 9, आफ्टर दिस इनह्यूमन एक्ट गांधी जी फेथ टूवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। अभी तक गांधी जी क्या मान रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है एक बहुत ही सिविलाइज गवर्नमेंट है, अगर हम लोग अपनी बात रखेंगे तो मान जाएंगे। लेकिन इस एक्टिविटी के बाद उनको लगा कि नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी हक से एक सिविलाइज गवर्नमेंट कहलाने के लायक नहीं है। लास्ट पॉइंट, this event played an important role in the uniting the whole nation. In this tragedy became the ground for the future of non-cooperation movement. Non-cooperation movement हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है। ये पूरा जो माहौल था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए बिल्कुल सही था। Now moving toward the point short note number 4, that is the Swaraj Party. Let me see, we already covered revolutionary movements, we covered Royal Act, we covered Jallianwala Bagh, and now Swaraj Party. Okay. So after the withdrawal of the non-cooperation movement by Gandhiji in 1922, Barrister Chittaranjan Das and Motilal Nehru proposed to enter a central and the provincial legislature to continue the struggle against the British rule. गांधी जी से नाराज होके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 में कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी फॉर्म की, एंड उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, जो इंडिया के सेंट्रल और प्रोविंसेस में ज़्यादा एक्टिव रहेगी। पॉइंट नंबर 1, with a view of maintain unity among the people created by the non-cooperation movement, स्वराज पार्टी was formed within the Indian National Congress। यानी एक तरह से कांग्रेस का ही एक पार्ट है, जिसे आज की तारीख में एनसीपी है महाराष्ट्र में। पॉइंट नंबर 2, the Swaraj Party contested the election to the central and the provincial legislature in 1923. He secured a major seats in the number of provinces. Pandit Motilal Nehru became the leader of the party at the central legislature and C.R. Das, Chittaranjan Das in the Bengal province legislature. इलेक्शन आते हैं तो उसका परफॉर्मेंस ही बहुत बढ़िया होता है, एंड सेंट्रल को C.R. दास संभाल रहे हैं एंड मोतीलाल नेहरू वो बंगाल साइड को संभाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, नहीं पॉइंट नंबर 2 पे। ओके, द लेजिस्लेटर ऑफ द स्वराज पार्टी अपोज द अनजस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडवोकेटेड सच प्रोग्राम्स एज अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन। तो इन्होंने भी मतलब कांग्रेस की तरह जो ब्रिटिशर्स की अनजस्ट पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, जो कहीं ना कहीं समाज में भेदभाव कर रही थी, उसका उन्होंने अपोज किया। Point number 4, they oppose the provision in the budget and force the government to pay attention to their demand। और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि आप हमारी डिमांड्स को ज़्यादा सुनो, खर्चा उधर ही करो जहाँ पब्लिक चाहती है। वो लोग तो आर्मी पे स्पेंड करेंगे, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि पब्लिक पे स्पेंड हो, लिटरेसी लेवल बढ़े। ब्रिटिशर्स को भी पता है कि अगर हमने लिटरेसी लेवल बढ़ा दिया तो फिर हम लोग ज़्यादा दिन तक इंडिया में नहीं रुक पाएंगे। दे ओपोज द प्रोविंस ऑफ द बजट एंड तो हो गया। पॉइंट नंबर 5,
They laid a foundation of the parliamentary democracy and proved that the people of India were capable in the working democracy. They attracted the educated class and contribute the general generating national awareness. और नो डाउट स्वराज पार्टी ने अपने जो काम करने के तरीके हैं उससे मतलब लोगों को ये मैसेज दिया कि कैसे डेमोक्रेसी में काम किया जाता है, एंड उनके काम के बहुत ही हाई स्टैंडर्ड हुआ करते थे. पॉइंट नंबर 6, their work forced the British government to appoint Simon Commission in 1927 to recommend the next installment of the constitutional reforms. एंड एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए भी तैयार है, और इन्हीं से वो लोग प्रेशराइज होकर उनको जो साइमन कमीशन जो 1929 में आना था वो 2 साल जल्दी ही आ गया. द स्वराज पार्टी वीकेंड आफ्टर द डेथ ऑफ द CR दास इन 1925. स्वराज पार्टी बाद में बहुत कमज़ोर हो जाती है और उसका परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे गिर जाता है. So friends, we already covered the 4 short notes. Now short and sweet 5 small question answers, and then there are few MCQ. So यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हु डिवाइडेड द बंगाल, व्हेन एंड व्हाई. तो बंगाल का डिवीजन किसने किया, कब और क्यों किया. सो लेट अस स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1. Curzon, the Viceroy of India, divided the vast province of the Bengal into East Bengal and West Bengal in 1905 under the pretext of the एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. तो लॉर्ड कर्जन जो इंडिया के वाइसरॉय थे उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया था, और उनका ये तर्क था कि बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ही डिवाइड किया गया है. पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं. हाउएवर दिस डिसीजन वाज अ मैनिफेस्टेड ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. ये एक पैतरा था जिसमें मतलब ये क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया था. वेल वो इंडिया में डिवाइड एंड रूल का गेम अच्छे से खेलना चाहते थे इसलिए. नाउ पॉइंट नंबर 3. द रियल इंटेंशन वॉज टू ब्रिंग अबाउट द कम्युनल डिवाइड बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड देयर बाई वीकन द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बंगाल. बंगाल के अंदर जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट था नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए, तो वो लोग हिंदू मुस्लिम को कम्युनल बेस से अलग कर देना चाहते थे, इसलिए तो उन्होंने ये ड्रामा किया था. एनी हाउ ड्रामा ज़्यादा नहीं चलेगा, 1911 में उनको वापस अपना डिसीजन वापस लेना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 2. एक्सप्लेन द फियर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात. सी फ्रेंड्स, हमने फियर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का एक पूरा क्वेश्चन देख लिया है, बट हियर दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द गुजरात ओनली. ओके, सो बी केयरफुल. पॉइंट नंबर 1. Sir Aurobindo Ghosh was a pioneer of the revolutionary movement in Gujarat. He spelled his revolutionary idea from the book Bhavani Mandir. अरविंदो घोष पहले इंसान थे एंड इस रिवोल्यूशनरी, और उन्होंने एक बुक लिखी थी भवानी मंदिर. पॉइंट नंबर 2. बरिंद्रनाथ घोष केम टू गुजरात इन 1902 एंड स्प्रेड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज इन द सदर्न गुजरात with the help of the Chotu Bhai and Ambu Bhai Purani. They met the Sakya Swami on the bank of the river Narmada. सो बरिंद्रनाथ घोष गुजरात में आते हैं 1902 में, फिर अपनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्पेंड करते हैं. यहाँ पे उनकी मुलाकात छोटू भाई या नंबू भाई पुरानी से होती है, एंड बाद में इनकी और भी बहुत सारे साथी मिलते हैं, जैसे कि नर्मदा रिवर के पास में सकरिया स्वामी. पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं. बरिंदर कुमार घोष ट्रैवल्ड अक्रॉस द वडोदरा, खेड़ा, अहमदाबाद एंड मेहसाणा टू एनरोल द यूथ फॉर द रिवोल्यूशनरी वर्क. अपनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी करने के लिए, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी फुलफिल करने के लिए कुछ साथियों की ज़रूरत थी. इसके लिए बरिंद्रनाथ घोष बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं. पॉइंट नंबर 4. द टेक्निक ऑफ मेकिंग बॉम्ब्स वॉज एक्सप्लेन्ड इन द बुक विद द इनोसेंट टाइटल्स लाइक देसी वनस्पतिनी दवाओ. ठीक है, नहावाना साबु बनावानी रीत, मतलब साबुन कैसे बनता है, कसरत एक्सरसाइज, गुलाबनो किस्सो. ओके, सो मिस्ट्री ऑफ अ रोज, कायदानो संग्रह. ओके, कलेक्शन ऑफ रूल्स. तो इन्होंने ऐसे ऐसे मतलब इस तरह के टाइटल्स रखे थे ताकि ब्रिटिशर्स इसको ना दिख पाए, और उसमें तो मतलब अंदर तो खिचड़ी कैसे बनती है वो तो बनाएंगे नहीं, बॉम्ब कैसे बनता है वो उन्होंने बताई थी. ठीक है. पॉइंट नंबर 5. रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वे सीक्रेटली अंडरटेकन अंडर द गंगनाथ विद्यालय नियर द चंडोल करनाली. ठीक है, तो ये कुछ जगह थी जहाँ पे ये अपनी एक्टिविटी ऑपरेट करते थे. पॉइंट नाउ क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड गांधी जी कॉल द रॉयल टैक्ट एज ए ब्लैक लॉ या फिर ब्लैक एक्ट. गांधी जी ने रॉयल टैक्ट को ब्लैक एक्ट या ब्लैक काला कानून क्यों कहा. द प्रोविजन ऑफ द रॉयल एक्ट एम्पावर द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनी डिटेन
detained without any trial an individual merely on suspicion. Therefore Gandhi called the Royal Act a black dot. सिर्फ शक की बुनियाद पे किसी भी इंसान को पुलिस पकड़ के बिना किसी अदालती कार्रवाई के सीधा जेल में डाल सकती है, इसलिए गांधी जी ने इन्हें एक काला कानून कहा था. वाई वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों ख़त्म कर दिया गया? गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड विद द पैसिव ऑफ द नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल में के अगेंस्ट में नॉन वायलेंट तरीके से रहते हुए गांधी जी ने कहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाए. ऑन 5 अप्रैल 1922 अ वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस इन द चौरी चौरा विलेज ऑफ द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के चौरी चौरा गाँव में एक बहुत ही वायलेंट एक्टिविटी होती है 5 फरवरी को. द मोब वेयर टॉर्च द पुलिस स्टेशन एंड 21 पुलिसमैन वेयर बर्न्ड अलाइव. वेल यू विल राइट 21, देर आर सर्टेन बुक्स 22 भी लिखा हुआ है, सो आई गिव यू बोथ द आंसर विल बी करेक्ट. अगर आप 21 का 22 करते हो स्टिल मैं आपका आंसर रॉन्ग नहीं मानूंगा. ठीक है, ये लोग 21 पुलिस वालों को जला देते हैं. गांधी जी वॉज डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय द इंसिडेंट एंड रियलाइज दैट द पीपल वेर एज नॉट एज येट रेडी फॉर द नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस. देयरफॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अविटोड बाय द गांधी. गांधी को कहना क्या लगता है कि लोग हमारे देश में अभी तक नॉन वायलेंट का मतलब ही नहीं समझे, इसलिए गांधी जी बाद में डिसाइड करते हैं कि मुझे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं करना है. अब लास्ट पॉइंट की बात करें तो ये यही बताता है कि इसी इंसिडेंट से मतलब गुस्सा होते हुए ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉन कर लेते हैं. 5th क्वेश्चन, व्हाई डिड द प्रेस्टीज ऑफ द स्वराज पार्टी डिक्लाइन. सो स्वराज पार्टी वीकेंड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फाउंडर सीआर दास. सीआर दास की डेथ के बाद उनकी पार्टी कमजोर होने लगती है. सम ऑफ द मेंबर ऑफ द स्वराज पार्टी ऑफर द कॉपरेशन टू द गवर्नमेंट एंड प्रेस्टीज ऑफ द स्वराज पार्टी डिक्लाइन. ये अपने से दूर हो जाते हैं और कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरह से वो लोग स्वराज पार्टी से अलग होते हैं और स्वराज पार्टी कमजोर हो जाती है. नाउ फ्रेंड्स, लेट अस सी द MCQ. बाय व्हाट नेम इज द डे ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल नोन एज. तो बंगाल के पार्टीशन को हम लोग किस दिन के लिए जाएंगे? नेशनल मॉर्निंग डे में. विच वेल मैंने यहाँ पे ABC कुछ ऑप्शन दिया नहीं है बिकॉज आई एम वेरी थोड़ा बोरिंग लग रहा था मुझे टाइपिंग करना, चलता है. विच रिफॉर्म्स गिव मुस्लिम कम्युनल इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूशन. सो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स. ओके, सो विच रिफॉर्म? मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, जो मुस्लिम को एक सेपरेट अलग से इलेक्ट्रोल्स देगा. यहाँ पे मुस्लिम हो गए, वहाँ पे संसद मुस्लिम का ही होगा. पॉइंट नंबर 3, हु प्रिपेयर द स्टेज ऑफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन इन गुजरात फॉर द फर्स्ट टाइम. तो फर्स्ट टाइम आर्म रिवॉल्यूशन की शुरुआत किसने की थी? वो थे A फॉर अरविंदो घोष. ओके, अल्फाबेट में A आता है, अरविंदो घोष में भी A आता है. ओके, and the last question of the day, that is the who hosted the Indian national flag in the foreign land for the first time. Of course she is Madam Bikaji Kama. So friends, this is your part 2 and I guess आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है. So with this note I am signing off and you guys are amazing. Keep learning, keep watching and bye everyone. Thanks for listening me.